हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज प्रतीक्षा ताम्रकार और हम आज पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। तो हमने सॉल्यूशंस के और भी जो टॉपिक्स थे जैसे कि एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये कंप्लीट कर लिया था हमने। आप अगर नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और जो मोल फ्रैक्शन है और भी जो कंसंट्रेशन टर्म्स है अगर उसे बहुत अच्छे से समझना चाह रहे हैं, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ हमारे जो प्रीवियस वीडियो है उन्हें जाकर देखिएगा, जिससे आपको वो नॉर्मेलिटी जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी। हमने एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी होती क्या है? सॉल्युबिलिटी मींस सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज its maximum amount that can be dissolved in a specific amount of solvent at a specific temperature। तो solubility होती क्या है? Solubility means maximum amount of solvent, maximum amount of solute that can be dissolved in a specific amount of सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो सॉल्वेंट के एक स्पेसिफिक अमाउंट में आप उसके फिक्स्ड अमाउंट ले सकते हैं। तो सॉल्यूशन के एक फिक्स्ड अमाउंट में जो सॉल्वेंट है उसका आप फिक्स्ड अमाउंट ले लीजिए। उस फिक्स्ड अमाउंट में सॉल्यूट जितना मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है, सॉल्यूट के जितने अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो सकता है उसे हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर सॉल्यूट में सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जो सॉल्वेंट के स्पेसिफिक अमाउंट में डिसॉल्व हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये 100 ग्राम का वाटर लेते हैं तो इस 100 ग्राम वाटर में जितना भी मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, जितना भी मैक्सिमम ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है उसे हम क्या बोलेंगे? उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं? शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं, हो सकता है इसमें 25 ग्राम मैक्सिमम शुगर डिसॉल्व हो जाए या हो सकता है कि इसमें 50 ग्राम शुगर डिसॉल्व हो जाए। तो जितना भी मैक्सिमम अमाउंट इस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्यूट का, उसे हम क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? फिर से हम देखते हैं। सॉल्युबिलिटी मींस maximum amount of solute that can be dissolved in a fixed amount of in a specific amount of solvent at a given temperature at a specific temperature। तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर सॉल्वेंट में जितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, तो इस सॉल्युबिलिटी के जो यूनिट होगा वो क्या हो सकता है? सॉल्युबिलिटी की यूनिट हो सकती है ग्राम पर लीटर हो सकती है। ठीक, तो इसकी यूनिट हम क्या बोल सकते हैं? ग्राम पर लीटर की इतने लीटर या 1 लीटर सॉल्वेंट में इतना ग्राम सॉल्यूट जो वो डिसॉल्व हुआ, या ग्राम पर मिलीलीटर भी हो सकती है कि आप वहां पे कितना स्पेसिफिक सॉल्वेंट ले रहे हैं, कि कितना आप सॉल्वेंट का मास ले रहे हैं। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं। हमने सॉल्युबिलिटी देख लिया, सॉल्युबिलिटी समझ आ गई। तो अब हम डिफरेंट जो स्टेट्स होते हैं, जैसे सॉलिड है तो सॉलिड का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी देखेंगे, जो गैसेस स्टेट होती है उसकी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, कि जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वहां पर क्या प्रोसेस होता है। तो इनिशियली जब आप सॉलिड को, जो सॉलिड सॉल्यूट होता है उसे जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, उसे आप क्या करते हैं? सॉल्वेंट में डालते हैं तो वो वहां पे डिसॉल्व होने लगता है, घुलने लगता है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है डिसोल्यूशन बोला जाता है। जब ये पार्टिकल्स डिसॉल्व होने लगते हैं तो आप जब और ज्यादा सॉल्यूट वहां पर ऐड करते जाएंगे, सॉलिड सॉल्यूट आपने ऐड करते गए तो वहां पर क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज होता चला जाएगा उस सॉल्यूट का। फिर जब यहाँ पे जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस हो रहा है वहां पर एक और प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। वहां क्या प्रोसेस?
जैसे जैसे जो सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो आते जाते, जो सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो क्या करने लगते हैं, जो डिसॉल्व्ड सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स जो आप डाल रहे हैं और जो डिसॉल्व्ड सॉल्यूट पार्टिकल्स जो वहां पर पहले से प्रेजेंट है वो आपस में कोलाइड करते हैं, और इस कोलाइड करने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होकर के डिपॉजिट हो जाते हैं उस कंटेनर में, जिस कंटेनर में आप सॉल्यूशन बना रहे हो, और इस प्रोसेस को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। ठीक, आपको समझ आया यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। ये क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है। आप जैसे जैसे सॉल्यूट ऐड करते जा रहे हैं वो डिसॉल्व होते जा रहे हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन बोला जाता है। और साथ ही ये जो आने वाले सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं डिसॉल्व्ड सॉल्यूट पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने की वजह से वो सेपरेट हो जाते हैं और नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं, और ये इस प्रोसेस को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। अब जल्द ही एक ऐसा स्टेज आता है कि जब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों के ही रेट सेम हो जाते हैं, मीन्स वहां पर जितने नंबर ऑफ सॉल्यूट्स, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड हो रहे होंगे उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिपॉजिट हो रहे होंगे। और ये जो स्टेज होता है, ये जो स्थिति होती है जिस टाइम पर डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन ये दोनों ही प्रोसेस सेम रेट में होने लगते हैं, तो इस जो सिचुएशन है इसे बोला जाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोला जाता है। ठीक, तो ये जो सिचुएशन इस्टेब्लिश होता है इस सिचुएशन को बोला जाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्यों डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व होते जा रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, वहां पर सेपरेट होते चले जा रहे हैं, और यहाँ पर एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है उस सॉल्यूशन में। और इस टाइम पर जो कॉन्सेंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि जितने आप डाल रहे हैं, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहां पर डिसॉल्व हो रहे हैं उतने ही वहां पर क्या होते जा रहे हैं, सेपरेट होते जा रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। मीन्स वहां कॉन्सेंट्रेशन में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर इस स्टेज पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम के स्टेज पर आकर जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और ये जो सॉल्यूशन बना जिसमें और ज्यादा हम सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर आप सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन बना, जब सॉल्यूशन डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर होता है तब इस सॉल्यूशन को बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि जिस सॉल्यूशन में आप और ज्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते उस सॉल्यूशन को बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, तो ये आपको प्रोसेस समझ आया कि यहाँ पर प्रोसेस क्या हो रहा है कि फर्स्टली आपने जब सॉल्यूट ऐड किया, तो सॉल्यूट जब आपने ऐड किया तो वो सॉल्यूट फर्स्टली तो डिसॉल्व होने लग गया। आपने जैसे जैसे उसके सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाया कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज होते गया, लेकिन साथ ही यहाँ एक और प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कौन सा प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस। क्यों, क्योंकि जो आपने सॉल्यूट पार्टिकल्स जो आप डाल रहे हैं और वो जो पहले से डिसॉल्व सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो आपस में कोलाइड करने लगते हैं, और ये कोलाइड होने की वजह से ही सेपरेट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और जब ये क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन दोनों ही सेम रेट में होने लगते हैं, मीन जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहां पर डिसॉल्व हो रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहां पर सेपरेट हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जाइए जब स्टैब्लिश हो जाता है, ये सेम रेट के हो जाते हैं, तब वहां पर कौन सी कंडीशन स्टैब्लिश हो जाती है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है वहां पर। ठीक, और उस टाइम पर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसॉल्व होते हैं उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेपरेट होते जाते हैं, और इसी कंडीशन पर जो सॉल्यूशन होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन भी कॉन्स्टेंट हो जाता है, और इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें आप अब और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने इसमें और सॉल्यूट ऐड किया तो वो भी क्या हो जाएगा, डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व होकर उतने ही पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। तो सच अ सॉल्यूशन एट विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड saturated solution, and the amount of solute dissolved in a given amount of solvent is called solubility। और इस टाइम पर जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, तो जितना आपने सॉल्वेंट लिया था, सॉल्वेंट के फिक्स्ड अमाउंट में जितना आपने सॉल्यूट ऐड किया, जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ, उसे ही क्या बोला जाता है, उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी बोला जाता है। ठीक,
ये आपको समझ आया? जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम मींस जब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस सेम रेट से होने लगते हैं, यानी जितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व हो रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स वहां पर सेपरेट हो रहे हैं। तो ये जो कंडीशन है, ये जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है, इसी प्रोसेस पर, इसी कंडीशन पर वहां पर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है और इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सच a solution in which no more solute can be added is called saturated solution, and the amount of solute present in this in the fixed amount of solvent is called the solubility। ठीक, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाएगी? उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। ठीक, तो आपको सॉल्युबिलिटी क्लियर है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड ये क्लियर हो गया। ठीक, तो अब हम इसे एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी को, कि किसी सॉल्वेंट के 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जितना मैक्सिमम अमाउंट प्रेजेंट होगा उस सॉल्यूट का, उसे भी हम क्या बोल सकते हैं? उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बोला जा सकता है। ठीक, तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज द अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक, तो सॉल्युबिलिटी को हम और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ टेम्परेचर। ठीक, तो इन फैक्ट सॉल्युबिलिटी रिफर्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट in a saturated solution at a given temperature। या solubility हम यहाँ 3 तरीके से डिफाइन किया हमने। एक तो पहला कि maximum amount of solute that present in a specific amount of a solvent in a specific temperature। Second, the amount of solute dissolved in 100 gram of solvent is called the solubility। Third, the amount of solute present in a saturated solution is called the solubility। ठीक, तो आपको solubility क्लियर हो गई, solubility of solid in liquid ये क्लियर हो गया आपको। ठीक, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी होती है, जो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड स्टेट में, उसको इफेक्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स। तो हमारे पास फैक्टर है, पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट्स। तो डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट्स इन अ लिक्विड कैन बी summed up in a phrase like dissolved like dissolved like मतलब जो जैसा है वो उसी टाइप में ही डिसॉल्व होगा। हमारे पास दो टाइप के सॉल्वेंट्स होते हैं और दो टाइप के सॉल्यूट्स होते हैं, एक तो पोलर सॉल्यूट होता है और एक नॉन पोलर सॉल्यूट्स होता है। तो जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं वो उनकी टेंडेंसी क्या होती है कि वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व हो। उसी तरह से जो नॉन पोलर सॉल्यूट्स होते हैं वो क्या चाहते हैं कि वो भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास कुछ पोलर सॉल्यूट्स है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, KCl, KNO3, ये सब क्या है? पोलर सॉल्यूट्स है। तो ये जो पोलर सॉल्यूट्स होते हैं वो हमेशा पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होते हैं। पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर में डिसॉल्व होंगे, बट अगर आप इनको नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, बेंजीन हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड, अगर इसमें आप इन्हें डिसॉल्व करते हैं तो वो वहां पर डिसॉल्व नहीं होंगे। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट से हमें क्या पता चल रहा है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, ये जो पूरा कहानी है हम सिर्फ एक लाइन में समझा सकते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब है कि जो जिस नेचर का है वो उसी नेचर के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूट होते हैं, एक पोलर सॉल्यूट होता है, एक नॉन पोलर सॉल्यूट होता है। तो जो पोलर सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा और जो नॉन पोलर सॉल्यूट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल जैसे NaCl, KCl, KNO3, ये सारे क्या पोलर सॉल्यूट्स हैं। अब ये जो पोलर सॉल्यूट्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे। ऐसे पोलर सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल वाटर, तो ये वाटर में इजिली डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर इसी को ही आप किसमें डिसॉल्व करने की कोशिश करें, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अगर इसमें आप इन्हें डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर ये डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि अब जो नॉन पोलर सॉल्यूट्स होते हैं, जो नॉन पोलर सॉल्यूट्स होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, और नॉन पोलर सॉल्यूट्स कौन कौन से? आयोडीन, सल्फर। तो ये जो नॉन पोलर सॉल्यूट्स हैं, आयोडीन, सल्फर, ये सब किस में डिसॉल्व होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड एटसेट्रा। बट ये इसमें डिसॉल्व होंगे नॉन पोलर में, लेकिन जो वाटर
जो पोलर सॉल्वेंट है उसमें डिसॉल्व नहीं होंगे। तो ये हमारी कहानी यहीं पर एक लाइन में ही सिमट के रह जाती है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा। ठीक, तो आपको नेचर ऑफ सॉल्यूट समझ आ गया कि नेचर ऑफ सॉल्यूट कैसे अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को। तो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स को अफेक्ट करता है, वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर होता है वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स को। ठीक है, तो यहाँ प्रोसेस क्या होता है, जब हमारा जो मैक्सिमम हमारा डिसोल्यूशन का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक मीन्स वहां पर डिसोल्यूशन होने के लिए हीट रिक्वायर्ड होती है, हमें वहां हीट देनी पड़ती है। तो जब हमारा जो प्रोसेस है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है तो इस एंडोथर्मिक प्रोसेस में जब आप हीट को इंक्रीज करते हैं, आप वहां पर टेम्परेचर देते हैं, तो जब आप वहां टेम्परेचर देंगे तो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट उनको डिसॉल्व होने के लिए पहले से वो प्रोसेस एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक मीन्स उनको हीट रिक्वायर्ड है उस डिसोल्यूशन के लिए, और आप बाहर से और अगर हीट एनर्जी दे देते हैं, मीन्स आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पर सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाएगी। लेकिन अगर जो हमारा प्रोसेस है, अगर जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है वो डिसोल्यूशन का प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है, सॉरी एक्सोथर्मिक है। ठीक, एक्सोथर्मिक मीन्स कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिसॉल्व होते हैं तो हीट रिलीज होती है। तो अगर हमारा प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और उस टाइम पर उस एक्सोथर्मिक प्रोसेस में आपने और हीट बढ़ा दिया और टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो उस टाइम सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर जो सॉल्यूट वो पहले से ही हीट एनर्जी वहां रिलीज हो रही है, आप उसे और एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं, आप टेम्परेचर इंक्रीज करके पहले और एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं, तो ये सिस्टम क्या चाहेगा कि वो हीट जो इंक्रीज हुआ है वो डिक्रीज हो जाए, और वो जो डिक्रीज किस डायरेक्शन में होगा, इस बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। और इसकी वजह से जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है तो वहां जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा अगर हमारा जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है। अगर एंडोथर्मिक है तो वहां पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बट जो अगर एक्सोथर्मिक का प्रोसेस होता है, ठीक, अगर जो हमारा डिसोल्यूशन का प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो वहां पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सिस्टम का हीट ऑलरेडी इंक्रीज है, आप उसे और ज्यादा हीट देंगे तो ली चैटलियर्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो सिस्टम क्या चाहेगा कि जो एक्स्ट्रा हीट है वो कम हो जाए। और वो हीट कम कब होगा, जब वहां पर क्रिस्टलाइजेशन मींस बैकवर्ड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, मींस वहां पर डिसोल्यूशन कम हो जाएगा। तो जब एंडोथर्मिक प्रोसेस तो हीट एनर्जी जो हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो डिसोल्यूशन भी इंक्रीज हो जाएगा। बट अगर प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है डिसोल्यूशन का, तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वहां पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं हम। नेक्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो हमें पता है कि जो लिक्विड और जो सॉलिड्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से तो जो प्रेशर होता है उसका कोई उतना ज्यादा इफेक्ट इस पर नहीं होता, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड पर उतना ज्यादा प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता। प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। इट इज सो बिकॉज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं वो भी, सॉलिड्स तो इनकम्प्रेसिबल ही होते हैं और लिक्विड्स भी क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये सॉल्युबिलिटी समझ आ गई होगी। सॉल्युबिलिटी फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स भी आपको क्लियर हो गया होगा, और जो फैक्टर्स अफेक्टिंग थिंग के जो नेचर ऑफ सॉल्यूट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।